था कि इनिशियली हम क्या कर रहे थे, जब हम एक नॉर्मल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, पहले भी बताए थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एक उनको तरीका है, एक मेथड है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, अपना प्रोग्राम को सॉल्व करते हैं। ये कोई टॉपिक नहीं है, एक मेथड्स, ऐसा बहुत सारा मेथड्स पढ़ोगे आगे, खासकर जो सीएससी के स्टूडेंट्स है वो, तुम ट्रिपल ई वाले को तो बोले पहले भी बताएं कि तुम लोग का कोडिंग है नहीं, तो तुम लोग कोडिंग जान नहीं रहे हो पढ़ने। हाँ, तुम लोग अपना इंटरेस्ट रखोगे तो वो तुम्हारा एक्स्ट्रा है। सीएससी का स्टूडेंट इसका ऐसा बहुत सारा, उसको लोग एल्गोरिथम नहीं खाली पढ़ना, ऐसा बहुत सारा एल्गोरिथम आएगा। ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, आगे ग्रीडी एल्गोरिथम पढ़ोगे, फिर उसके बाद होगा तुम्हारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग होगा। सारा क्या अलग अलग मेथड है कि जिसके थ्रू हम क्या कर सके, एक बेटर से बेटर कोड कम से कम लाइन में लिख सके, वो सारा थी मेथड। तो ये सब क्या है, एक मेथड्स है जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम अपना कोड लिखते हैं। तो बोले हुए थे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या है, एक तुमको मेथड प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं कि हम जिस समय हम किसी प्रोग्राम को रन कर रहे हैं, तो हम पहले से उसको कोई मेमोरी नहीं दे रहे, हम उस प्रोग्राम को इनिशियली कोई मेमोरी नहीं दे रहे, कोई मेमोरी हम नहीं दे रहे। हम उसको क्या कर रहे हैं, जब हम यूजर से पूछ रहे हैं कि आपको कितना डाटा इनपुट करना है, आप कितना आपको डाटा इनपुट करना है, किस टाइप का आपको डाटा इनपुट करना है, ये सब हम जब सॉरी कितना डाटा आपको इनपुट करना है। अब यूजर बोला हमको 4 इनपुट करना है, कभी बोला हमको 2 इनपुट करना है, कभी हमको बोला 10 इनपुट करना है। तो जैसा यूजर बोला उस हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अपने ब्लॉक को, मेमोरी में एक ब्लॉक क्रिएट कर रहे हैं। हमको यूजर जब जैसा बोला, हम इनिशियली कोई ब्लॉक नहीं जा रहे क्रिएट करने। इनिशियली मेरा प्रोग्राम कोई ब्लॉक नहीं मेमोरी का ले रहा है, वो पूरा प्रोग्राम जो है कोई भी मेमोरी ब्लॉक नहीं ले रहा। हम जब प्रोग्राम को रन कर रहे हैं कंपाइल टाइम में, कंपाइल करने के बाद, कंपाइल करने के बाद जो रन कर रहे हैं, तो रन कर रहे हैं, तो उस दौरान वो क्या कर रहा है, रन जो हो रहा है, तो वो प्रोग्राम पूछ रहा है यूजर से। यूजर से क्या पूछ रहा है, यूजर से तुमको पूछ रहा है कि आप बताइए कि आपको कितना डाटा इनपुट करना है। अब डाटा यूजर बताया हमको 10 इनपुट करना है, हमको 2 इनपुट करना है। तो उसके बाद आता है कि तब हम उसके बाद क्या कि एक तुमको बताए थे, उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में 4 फंक्शन हम पढ़े थे कि 4 फंक्शन था कि मैलॉक, कैलॉक, फ्री और डीएलॉक। अब क्या कर रहा था, मैलॉक बोले हुए थे क्या करता है, हमारे लिए एक फिक्स एरिया का ब्लॉक, जितना हम ब्लॉक डिमांड करते हैं, मैलॉक फंक्शन क्या करता है, जितना हम बताते हैं कि हमको 4 इनपुट करना है, तो उतना इनटू तुम्हारा जो जिस टाइप का डाटा टाइप है उसका साइज मल्टीप्लाई, जितना तुमको इनपुट करना है इनटू मल्टीप्लाई इनटू जितना तुम्हारा ये है, जितना उसका साइज है उस डाटा टाइप का, उतना तुम्हारा एक बाइट का ब्लॉक क्या करता है, एक हमारे लिए क्रिएट कर देता है। जैसे मान लो हमको इंटीजर इनपुट करना है, इंटीजर का साइज हम बताए हुए कि 2 या 4 बाइट्स होता है। 64 अगर बिट हमको चलो मान के चलते हैं 64 बिट का कंपाइलर है, तो मेरा 4 बाइट्स का होता है। अब 4 बाइट्स का है 64 बिट, तो उतना 4 इंटू तुम जितना तुमको डाटा इनपुट करना है उतना थी साइज का क्या करेगा, ब्लॉक क्रिएट करेगा। मतलब 2 हमको इनपुट करना है 8 बाइट का, हमको 4 इनपुट करना है तो 16 बाइट का, ऐसे क्या करेगा, ब्लॉक क्रिएट कर देगा। अब ब्लॉक क्रिएट कर देगा, तो ये क्रिएट हो गया। अब उसके बाद हम उसमें क्या किया, हम उसमें डाटा को जो भी हमको ऑपरेशन करना था ऑपरेशन किए। उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद हम बताए हुए थे कि क्या होता है अगर जो हम मैलॉक या कैलॉक के थ्रू जो मेमोरी एलोकेट करवाते हैं वो क्या होता है, ऑटोमेटिक फ्री नहीं होता। हम ऑपरेशन, मेरे ऑपरेशन करने के बाद भी होता है क्या कि मैलॉक और कैलॉक के थ्रू या रियलॉक जो भी है, इसके थ्रू जो भी हम मेमोरी एलोकेट करवाते हैं वो मेमोरी ऑटोमेटिक फ्री नहीं होता। ऑटोमेटिक फ्री नहीं होता है, तो अब हमको तो उसको तो फ्री करना है। तो उसको फ्री करने के लिए एक फंक्शन था फ्री फंक्शन। फ्री फंक्शन में हम क्या करते हैं, जिस पॉइंटर वेरिएबल में हम मैलॉक के रिटर्न टाइप को स्टोर किए हैं, मैलॉक जो फंक्शन का हम जहां पे आउटपुट रिटर्न किए हुए हैं, स्टोर किए हुए हैं, उसको उसके अंदर हम देते थे फ्री ब्रैकेट के अंदर में वो। अब उसमें भी बताए थे कि मैलॉक और कैलॉक में डिफरेंस था कि मैलॉक क्या करता था कि तुमको जितना हमको डिमांड कर रहे हैं ब्लॉक, उतना ब्लॉक क्रिएट कर रहा है, और हर ब्लॉक को क्या कर रहा है, अनइनिशियलाइज रख रहा है, अनइनिशियलाइज रख रहा है। तो अगर हम मैलॉक के द्वारा जो ब्लॉक क्रिएट हुआ उसका अगर हम वैल्यू प्रिंट करते हैं तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू प्रिंट करेगा। मैलॉक के द्वारा जो ब्लॉक क्रिएट हुआ है उसका अगर हम किसी का भी वैल्यू प्रिंट करते हैं बिना उसमें कुछ अलोकेट करवाए, तो वो क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू देगा। वहीं कैलॉक क्या करता है, फिक्स एरिया का ब्लॉक तो क्रिएट करता है, लेकिन वो क्या करता है, सारे बिट को क्या करता है, 0 से इनिशियलाइज कर देता है। ब्लॉक भी क्रिएट करता है और 0 से क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है।
अब 0 से इनिशियलाइज कर दिया तो वो क्या गया, हम अगर उसका प्रिंट करेंगे तो 0 देगा, वो गार्बेज नहीं देगा। तो यही एक अंतर था कि कैलॉग और मैलॉग हम दोनों से कर सकते हैं। अब थोड़ा सा सिंटैक्स में अंतर था। सिंटैक्स में क्या अंतर था, तो मैलॉग में हम क्या करते थे, ये बताना पड़ता था कास्ट टाइप के हमको किस टाइप का डाटा लेना है, वो मैलॉग, और साइज इनटू तुमको ये बताना पड़ता था, जैसे ये कितना तुमको लेना है इनटू साइज ऑफ तुम्हारा जो भी जो वेरिएबल है उसका। ये कैलॉग में यही था थोड़ा सा। कैलॉग में क्या करता था, कैलॉग में ये था कि तुम्हारा कास्ट टाइप कैलॉग साइज एंड कॉमा साइज ऑफ, ये तो ये थोड़ा सा अंतर था। फ्री का हम देखे हुए थे कि फ्री एक फ्री पॉइंटर पीटीआर था जो फ्री थी पॉइंटिंग के लिए था। उसके बाद ये हम एग्जांपल देखे हुए थे इसका कि कैसे कैसे होता है। एक उसके बाद हम रीअलॉग पढ़े हुए थे। रीअलॉग क्या करते हैं, मान लो हम अभी डायनेमिकली कोई ब्लॉक क्रिएट कर दिए, हम उस पे ऑपरेशन कर रहे हैं, बाद में हमको दिमाग में ना हुआ कि नहीं हम अभी तो 25 ही अलॉकेट करवाए हैं, हमको 25 से ज्यादा हमको चाहिए, हमको उसको एक्सपेंड करना है, मेरा प्रोग्राम बिना प्रोग्राम में चेंज किए हम चाह रहे हैं एक्सपेंड करना, तो हम फिर से गति नहीं जाएंगे करने। हम क्या करेंगे, उसको जो ब्लॉक मेरा क्रिएट हुआ उसको एक्सपेंड कर सकते हैं रीअलॉग फंक्शन का यूज करके। अब रीअलॉग फंक्शन का यूज करके कैसे एक्सपेंड करते थे, तो रीअलॉग फंक्शन का क्या था सिंटैक्स, ये था सिंटैक्स की जो जिस अनुमति में एलोकेट करवाए थे, जिस पॉइंटर वेरिएबल में हम मैलॉक या कैलॉग कथी को एलोकेट करवाए थे, वो वेरिएबल इक्वल टू तुम्हारा रीअलॉग फंक्शन, उसका नाम जिसमें तुम एलोकेट करवाए हो, कॉमा जितना तुमको नया साइज चाहिए, एक्सपेंड करके जितना नया साइज चाहिए उतना हम साइज देते हैं। तो ये ओवरऑल इतना चीज था कि जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता था। अब उसका हम एग्जांपल देखे हुए थे कि कैसे होता है। एक मिनट रुकना तो। हाँ तो तो उसके बाद क्या था, ये कल हम देखे थे कि कैसे ये काम करते हैं। पहले जैसे हम क्या करते थे, हमको मान लो एरे में एलिमेंट को स्टोर, एक प्रोग्राम हमसे बोला जाए लिखने के लिए कि हमको क्या करना है, एक एरे में हमको कुछ नंबर लेना है और उसको प्रिंट करना है फिर उस एरे के एलिमेंट्स। तो पहले हमको क्या करना पड़ता था, उसको हमको एक एरे लेना पड़ता था फिक्स साइज, जो भी हम उसका साइज लिए 100 या 10 जो भी साइज का एक एरे लेते थे। अब हमको वो लेने का जरूरी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम जस्ट एक वेरिएबल लिए जिसमें कि हमको यूजर से पूछना है कि कितना हमको आपको नंबर इनपुट करना है, उसके लिए एक एन या कोई भी नाम का वैल्यू लिए। अब वो ले लिए, उसके थ्रू इनपुट करवा दिए। अब हम एक पॉइंटर वेरिएबल कोई भी लिए, पॉइंटर वेरिएबल जैसे यहाँ पे एक्स नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया, तो कोई भी पॉइंटर वेरिएबल लिए इक्वल टू, उसके बाद कास्ट टाइप कि हमको यहाँ पे किस टाइप का डाटा लेना है, इंट टाइप का हमको यहाँ डाटा लेना था। उसके बाद कैलॉग यूज किए या मैलॉक यूज किए, जो भी हमको यूज करना है। मैलॉक हम यूज करेंगे तो मैलॉक या एन इनटू साइज ऑफ इंट बताना पड़ता, और नहीं अगर हम यहाँ पे कैलॉग यूज कर रहे हैं, कैलॉग यूज कर रहे हैं तो एन कॉमा ये हम किए। इससे क्या हो गया, अब ये चीज मेरा क्या करेगा, अब बताए हुए थे मैलॉक और कैलॉग फंक्शन, कभी भी कोई फंक्शन पढ़ो तो हम हमेशा बताए कि कोशिश करो उसका जानने का कि वो किस टाइप का आर्गुमेंट ले रहा है और क्या रिटर्न कर रहा है। किसी भी फंक्शन को अगर इन फ्यूचर किसी भी लैंग्वेज में पढ़ते हो, चाहे वो सी में पढ़ो, C++ या जावास्क्रिप्ट, उसको कोशिश करो जानने का कि वो फंक्शन क्या रिटर्न कर रहा है और क्या आर्गुमेंट ले रहा है। दो चीज तुम जानोगे तभी उस फंक्शन का अच्छा से यूज कर सकते हो तुम। तो हमको यहाँ पे पता बताए हुए थे कि ये आर्गुमेंट क्या ले रहा है, आर्गुमेंट ले रहा है कि तुम्हारा साइज कॉमा साइज ऑफ जो भी थी तुम्हारा डाटा टाइप है, उस डाटा टाइप का साइज,
ये आर्गुमेंट लिया, ये रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न हम बोले हुए थे कि ये अगर मान लो सक्सेसफुली तुम्हारा ब्लॉक एलोकेट हो गया, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ब्लॉक एलोकेट हुआ है उस ब्लॉक का जो इनिशियल स्टार्टिंग थी एड्रेस होगा, उस एड्रेस को क्या करेगा, तुम्हारे पॉइंटर में स्टोर कर देगा। ये अगर मैलॉक और कैलॉक फंक्शन अगर सक्सेसफुली रन कर गया, तो ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ब्लॉक एलोकेट हुआ है उस ब्लॉक का जो स्टार्टिंग एड्रेस रहेगा, उस एड्रेस को क्या करेगा, तुम्हारे पॉइंटर में स्टोर कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, उसके बाद हम एक कंडीशन चेक करते हैं कि अगर x के अंदर नल है तो इसका मतलब मेरा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि अगर एलोकेट होगा तो उसमें क्या करेगा, कोई ना कोई एड्रेस तो आएगा। अगर उसमें कुछ नहीं आया है, इसका मतलब क्या है कि मेरा मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ है। और नहीं एलोकेट हो, अगर आ गया उसमें नल नहीं है, नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, आगे हम अपना ऑपरेशन किए। अब यहाँ से हम यूजर से पूछे कि आपको बताइए कि कितना आपको एलिमेंट इंटर करना है। यूजर बताया किया, जो सॉरी हम पहले पूछ लिए थे कितना एलिमेंट इंटर करना है, वो तो पूछ चुके थे। अब यूजर को बोलेंगे ठीक है आपका मेमोरी एलोकेट हो गया है, अब आप अपना एलिमेंट इंटर करिए। यूजर अपना एलिमेंट इंटर किया, यहाँ पे हम एरे में पॉइंटर कैसे यूज करते हैं उस मेथड से हम अपना जो भी एलोकेशन करवाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। तो ये यही था कि एक तुमको सिंपल सा प्रोग्राम था कि कोई एक एरे में हम एलिमेंट्स ले और उसको प्रिंट करें यूजिंग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। उसके बाद क्या था, अब इसी में बोले हुए थे कि मान लो हमको कल जाके साइज बढ़ाना है, ये 10 हम स्टोर कर दिए, हमको 10 से कल 15 स्टोर करना है, तो हमको फिर से मेमोरी एलोकेट करने का नहीं जोड़िए, हम क्या करेंगे, जो एलोकेटेड मेमोरी है उसी को एक्सपैंड कर देंगे। हम फिर से मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे, उसी मेमोरी को एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बस हमको एक फिर पूछना है कि आप बताइए कि आपको नया क्या मेमोरी चाहिए, कितना आपको है। आप पहले 10 इंटर किए हुए थे, अब आपको नया में क्या कितना इंटर करना है। यूजर बोला हमको 15 इंटर करना है, ठीक है, आप 15 ये ले लिया। उसके बाद एक रियलॉक नाम का फंक्शन है, इसके थ्रू हम क्या करेंगे, रियलॉक नाम का फंक्शन रन किए, जैसे मैलॉक रियलॉक एक्स का हम एक्स उस पॉइंटर वेरिएबल का नाम दे दिए जिसके अंदर क्या अभी प्रेजेंट मेरा ब्लॉक का एड्रेस जहां स्टोर है उस पॉइंटर वेरिएबल का हम नाम दिए, कॉमा जो तुम्हारा साइज है न्यू साइज है, न्यू साइज हम दिए, बस ये चीज है। ये चीज हो गया, ये क्या करेगा, तुम्हारे जो प्रेजेंट ब्लॉक है उस प्रेजेंट ब्लॉक को एक्सपैंड कर देगा। अभी 10 का उसमें था, 10 बिट का मान लो थी था ब्लॉक, 15 बिट का ब्लॉक कर दिया। फिर हम कंडीशन चेक किए कि अगर नल है मेरा तो इसका मतलब मेमोरी एलोकेट नहीं हुआ, और नया अगर नल नहीं है तो फिर से हम इंटर करेंगे। और लास्ट में तो हम बोले थे सारा काम हम कर लेते हैं, तो हम लास्ट में हम इसको फ्री किए। तो ओवरऑल यही तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हो रहा था। अब बताओ इसमें क्या डाउट आया। हेलो, आ गया सर समझ में। अब आ गया ना, यस पूछो सर, पूछो। यस सर। समझ में आते हैं सब टॉपिक, थोड़ा सा टिपिकल है तुमको हट के, ये सब लेकिन अगर यहाँ से नेग्लेक्ट करोगे तो आगे और टफ होते जाएगा टॉपिक, और टफ होते जाएगा टॉपिक, और ये नहीं समझ में आएगा तो हो सकता है फ्यूचर धीरे धीरे तुमको यही ना होता है। हम लोग के कॉलेज में क्या हो रहा है, यही चीज हो रहा है। हम लोग के कॉलेज का स्टूडेंट को ना टीचर वैसा गाइड कर रहा है, टीचर भी नहीं गाइड कर रहा है, ना बच्चा वैसा सिंसियर है कि जाके टीचर से पूछे, ना टीचर को उतना ध्यान है, टीचर को अपने काम से मतलब आया सिलेबस आए वो क्लास, उनको सिलेबस खाली खत्म करना है, आए क्लास में जो हुआ बात के निकल गए, बच्चा समझे ना समझे कोई मटन, और ना बच्चा वैसा सिंसियर कि जाके दोबारा सर को पकड़ के पूछे। इस चक्कर में क्या होता है, उसको समझ में नहीं आया टॉपिक, वो टॉपिक नहीं समझ में आया तो उसको टीचर भी नहीं बोलता है कि बाबा ये टॉपिक पढ़ लो, आगे का टॉपिक तुमको नहीं समझ में आया, वो टॉपिक उस आगे का टॉपिक धीरे धीरे उसको नहीं समझ में आता है, बच्चा बोलता है ये कचरा चीज है छोड़ो हटाओ, उसके बाद वो कभी उसको समझ नहीं आता। यही चीज होता है, इसलिए खुल के कभी भी अच्छी से नहीं छुपाना चाहिए, जो तुमको कर रहा है उसको कभी भी छुपाना ये मत छुपाओ कि ये, सबसे पहले तो ये हटाओ कि कोई क्या कहेगा, कहने दो जिसको क्या है, तुमको समझना, हमको बस समझना है, हमको जस्ट समझना है चाहे जैसे हम समझे, उसके लिए हम सर से पूछे, एक्सप्लोर करें या जहां से पूछे, ठीक है।
तो ये ओवरऑल क्या था, यहाँ तक हम देखे थे कि ऐसे डायनेमिक मेमोरी एलोकेट हो रहा था। अब हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ रहे थे, तो हमको पढ़ क्यों रहे थे, तो डैंगलिंग पॉइंटर एक टॉपिक था। अब वापस आए हम यहाँ से, अब किसी को नहीं ना है इसमें प्रॉब्लम? निकिता, अंजलि? नो सर। नो सर। चलो, बाकी सब तो आया ही नहीं आज, क्या जाने क्या सबको, इसको क्या है। तो ये ओवरऑल क्या था, अब ये यही हम देख रहे थे कि एक डैंगलिंग पॉइंटर क्या था, एक डैंगलिंग पॉइंटर एक पॉइंटर था, जो पॉइंटर क्या कब क्रिएट हो रहा था कि मान लो हम कोई एक अति को पॉइंट किए डायनेमिक मेमोरी के थ्रू, जैसे डायनेमिक मेमोरी का ही हम केस देख रहे थे। इस केस में क्या कर रहे थे, हम मान लो पॉइंट किए, और वो जनरली इसी में होगा, डैंगलिंग पॉइंटर का कंसेप्ट तुमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के ही समय आएगा ज्यादातर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एलोकेशन और डी एलोकेशन हम कर रहे हैं। नॉर्मल केस में हम एलोकेशन और डी एलोकेशन नहीं कर रहे थे। नॉर्मल जो हम केस कर रहे थे कभी भी सॉल्व, तो वहां पे हम एलोकेशन कर रहे थे, डायरेक्ट एक वेरिएबल लेते थे, वेरिएबल से डायरेक्टली क्रिएट हो जाता था, हमको एलोकेट करने का जरूरत नहीं पड़ता था, और खत्म हो गया, उसके बाद कोई डी एलोकेट करने का उसको हमको नहीं पड़ा। तो ये था, खत्म हो गया, हमको उसको कोई करने का फिर जरूरत ही नहीं पड़ा। तो इसलिए है कि डायनेमिक डैंगलिंग पॉइंटर का जो कंसेप्ट आएगा वो तुमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन जब करोगे तभी आएगा। ये केस नॉर्मल केस में भी आएगा, हम देखेंगे, लेकिन ज्यादातर कब आएगा कि जब हम ये करते हैं, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे तब आएगा डैंगलिंग पॉइंटर। अब डैंगलिंग पॉइंटर बताया हुए थे कि क्या था, जैसे इस केस में हम क्या कर रहे हैं, इस केस में देखो एक हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर नाम का पॉइंटर है, पीटीआर नाम का पॉइंटर है, एक्स नाम का जो पॉइंटर था, ये क्या कर रहा था, एक मेमोरी ब्लॉक को पॉइंट कर रहा था। जो मेमोरी ब्लॉक क्या हुआ, ये मेमोरी ब्लॉक तुम्हारा क्रिएट कर, हम एलोकेट किए काम किए, उसके बाद फ्री के थ्रू हम क्या किए, उसको डी एलोकेट कर दिए, फ्री के थ्रू हम डी एलोकेट तो कर दिए, लेकिन अभी भी हम अपना पॉइंटर को अगर सर्च करेंगे तो वो क्या करेगा, किसी को पॉइंट करेगा। अब मेरा तो ये तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, ये जो हम ब्लॉक क्रिएट किए हुए थे जिसको पीटीआर एग्जिस्ट करवा रहा था, जो मैं हम डाटा, वो ब्लॉक तो हम फ्री के थ्रू रीएलोकेट करवा दिए, लेकिन हम पॉइंटर वाला क्या था, अभी भी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तुम्हारा वो जो होगा ये एक्स पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जो हम देख रहे थे कि हम क्या किए, एक कोई पॉइंटर लिए, हम उसमें डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का कंसेप्ट के थ्रू, मैलॉक के थ्रू हम कोई बिट का हम क्या किए, एक कोई फिक्स बिट का हम साइज उसमें एलोकेट किए मेमोरी, हम अपना उसमें वर्क किए, उसके बाद फ्री के थ्रू क्या किए, फ्री के थ्रू हम डी एलोकेट करवा दिए, फ्री के थ्रू डी एलोकेट तो करवा दिए, लेकिन मेरा जो पॉइंटर था, वो पॉइंटर क्या कर रहा है, अभी भी उस एरिया को पॉइंट कर रहा है, अभी भी उस एरिया, उसको तो पता नहीं है कि ये डी एलोकेट हो गया, लेकिन वो पॉइंट कर रहा है। तो इस केस में मेरा ये जो पॉइंटर होगा, ये पॉइंटर क्या बन जाएगा, डैंगलिंग पॉइंटर। अब इस डैंगलिंग पॉइंटर को हम मान लो, इस डैंगलिंग पॉइंटर पे कोई ऑपरेशन कर दिए, इस फ्री केस के बाद जो हम यहाँ फ्री करवाए हुए थे, इस फ्री केस के बाद अगर इस पॉइंटर के साथ हम कोई ऑपरेशन करते हैं, तो वही कंसेप्ट जो हम देख रहे थे, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अब तो उस ब्लॉक को पॉइंट नहीं कर रहा, ये पॉइंट हो सकता है किसी अति को, दूसरे प्रोग्राम के कोड को पॉइंट करे, या किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को पॉइंट करे। तो अब हम फ्री करने के बाद अगर इस पॉइंटर के साथ हम कुछ वर्क करवाते हैं, तो वो क्या करेगा, उस पोजीशन, जिस पोजीशन को वो पॉइंट कर रहा है, उस पोजीशन का क्या करेगा, उस पोजीशन पे का डाटा को तुम्हारा राइट करेगा, ओवर राइट कर देगा। मान लो हम इस पॉइंटर में कोई डाटा न्यू डाटा एलोकेट करवा रहे हैं, तो अब तो मेरा उस ब्लॉक में ये पॉइंट नहीं कर रहा है, ये पॉइंट कर रहा है किसी दूसरे जगह पे, तो वो क्या करेगा, जहां पे ये पॉइंट कर रहा है उस जगह पे जो डाटा रहेगा उस डाटा को ओवरराइट कर देगा। तो अगर किसी दूसरा प्रोग्राम का डाटा कोड है, उस कोड को ओवरराइट कर देगा, और अगर तो वो तो चलो एक ठीक है कि दूसरे प्रोग्राम का कोड है, उसको ओवरराइट कर दिया, तो वो प्रोग्राम हो सकता है तुम्हारा क्या होगा, आगे वर्क नहीं करे। जैसे मान लो एक ही हम अति में कंपाइलर में अभी हम डायनेमिक मेमोरी का प्रोग्राम एक ये बनाए, एक तुम और कोई प्रोग्राम बनाए मान लो फैक्टोरियल का, तो मेरा हम अभी क्या होगा, हम इसके थ्रू तो फ्री करवा दिए, ये तुम्हारा क्या करेगा, फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम के कोड को पॉइंट करने लगेगा, क्योंकि सब तो एक मेमोरी में ही है, मेरा ना प्रोग्राम अलग अलग है तो मेमोरी में सब एक ही जगह पे, उसको हो सकता है पॉइंट करने लगेगा। अब तुम यहाँ चेंज किए तो वहां पे कोई एक वैल्यू चेंज हो जाएगा, तो तुम्हारा वो क्या होगा, वो हो सकता है
काम करना बंद कर दे, पॉइंटर वाला तुम्हारा वेरिएबल प्रोग्राम। तो चलो ये तो ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस मान लो ऑपरेटिंग सिस्टम का कोड को ये पॉइंट करने लगा, बाय चांस अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को पॉइंट करने लगा और अगर हम उसको ओवरराइट कर दिए तो क्या हो सकता है, सोचो। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के कोड को हम ओवरराइट करेंगे तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर दे। अब जब ऑपरेटिंग सिस्टम काम करना बंद कर देगा, तुम्हारा विंडो पूरा बंद कर देगा काम करना। और जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे, तो सोच लो कितना अति होगा, पूरा तुम्हारा सिस्टम क्रैश हो सकता है, पूरा सिस्टम क्रैश हो सकता है, सारा फाइल तुम्हारा लूज हो सकता है। तो कितना बड़ा इशू है, इशू को थिंक करो। एक छोटा सा डैंगलिंग पॉइंटर तुम्हारे सिस्टम कितना बड़ा तुमको नुकसान दे सकता है, बात समझे। डैंगलिंग पॉइंटर क्या है? हेलो, यस सर। सर ये एक तो ये केस था कि जब हम अति क्या करें डायनेमिक मेमोरी मतलब हम देख रहे हैं कि किस किस केस में डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होगा। तो एक तो केस ये था जिस केस में क्या था तुम्हारा कि हम कोई एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू कोई मेमोरी एलोकेट करवाए, वर्क किए और फिर हम डी एलोकेट करवा दिए, लेकिन हम जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था उसको हम कुछ नहीं किए, उसको कुछ नहीं किए तो हम वो क्या किया, किसी को पॉइंट करने लगा। एक केस तो ये हुआ। एक दूसरा केस क्या हो सकता है, ये थी एक दूसरा केस हम देखते हैं कि मान लो नॉर्मल वेरिएबल, ये तो ठीक है केस में था, नॉर्मल वेरिएबल के केस में हम बताए हुए थे कि क्या करता है। अच्छा हाँ, देखो अब क्या है, एक तो डी एलोकेशन ऑफ मेमोरी, इस केस में डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होता है। एक फंक्शन कॉल में, हम फंक्शन के अंदर तुमको बताए हुए थे कि फंक्शन के अंदर क्या होता है, पॉइंटर कॉल बाय रेफरेंस का केस में पढ़े हुए थे कि कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू क्या करते हैं, हम एक जो लेते थे पहले पैरामीटर, नॉर्मल वेरिएबल को पैरामीटर के रूप में लेते थे, अब क्या कर सकते हैं, वहां पे हम पॉइंटर वेरिएबल को लेते हैं। हम एक जब अगर कॉल बाय वैल्यू का वर्क करते थे फंक्शन में, तो हम क्या करते थे, पैरामीटर के रूप में एक नॉर्मल वेरिएबल को लेते थे, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू जब हम फंक्शन का वर्क करते हैं तो वहां क्या करते हैं, पैरामीटर को लेते हैं, एक पॉइंटर वेरिएबल को लेते हैं। इस केस में क्या हुआ, देखो यहाँ पे एक एग्जांपल। अब हमको पता है कि कोई भी फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल है वो एक लोकल वेरिएबल है, कोई भी फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का काम क्या है, फंक्शन भरी है उसका लिमिट, वो जैसे फंक्शन का के बाहर आएगा तुम्हारा वेरिएबल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। बात समझ, जैसे ये x इक्वल टू 5 है, इस x इक्वल टू 5 का क्या है, इस फन के अंदर में ही वैल्यू है, फन के बाहर जहां आया तो ये वर्क करना बंद कर देगा, फन के अंदर आया तो वर्क करना बंद कर देगा। तो अगर मान लो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं, ये देखो इस प्रोग्राम में क्या किया गया, एक p नाम का पॉइंटर वेरिएबल लिया गया है और उसमें क्या किया गया है, फन को कॉल किया गया। तो हम पहले नॉर्मली एक करते थे विदाउट विद आर्गुमेंट विथ रिटर्न में, कि हम क्या करते थे मेन के अंदर में कोई एक वेरिएबल लेके उसमें हम क्या करते थे, अपने फंक्शन को कॉल करते थे और उसको प्रिंट करवाते थे। इस केस में क्या किया गया, एक नॉर्मल वेरिएबल ना लेके एक पॉइंटर वेरिएबल लिया गया और उसमें क्या किया गया, तुम्हारे फंक्शन के रिटर्न टाइप को स्टोर कर दिया गया। अब फंक्शन के रिटर्न टाइप को स्टोर कर तो दिया गया है, तो ये एक बार तो तुमको रिटर्न कर देगा 5, एक बार 5 रिटर्न कर देगा। उसके बाद ये जो पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा है, ये पॉइंटर किसको पॉइंट कर रहा है, इनिशियली x को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि रिटर्न क्या कर रहा है, x को पॉइंट कर रहा है, तो x एक बार तो अपना वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब दूसरा बार क्या होगा, x आ गया अति के बाहर, पहली बार तो ये फंक्शन के अंदर था x, तो चलो वो अपना वर्क कर दिया। अब जब एक बार फंक्शन तुम्हारा रन कर गया, उसके बाद x क्या होगा, x अब आ गया फंक्शन के बाहर, और फंक्शन के बाहर जहां आया तो x का कोई एग्जिस्टेंस नहीं, क्योंकि x एक लोकल वेरिएबल, उसका फंक्शन पर ही एग्जिस्टेंस है, फंक्शन के बाहर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, इसको जो पॉइंटर पॉइंट कर रहा था वो पॉइंटर क्या बन जाएगा, एक डैंगलिंग पॉइंटर। बात समझे, हम अगर एक फंक्शन ले, उस फंक्शन एक फंक्शन ले, उस फंक्शन में हम क्या करें, कोई एक वैल्यू को इनिशियलाइज करें, उस वैल्यू को रिटर्न करवाए, या कोई भी एक वर्क किए फंक्शन का। अब हम क्या किए, एक पॉइंटर वेरिएबल लिए, उस पॉइंटर वेरिएबल में क्या किए, उस फंक्शन को कॉल कर लिए। हम पहले एक नॉर्मल वेरिएबल में फंक्शन को कॉल करते थे, अब पॉइंटर वेरिएबल में कॉल कर लिए। मेरा मकसद क्या था, हमको वो प्रिंट करवाना था, हमको मेन के अंदर वो प्रिंट करवाना है, जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है उस वैल्यू को हमको मेन के अंदर प्रिंट करना है, उसके लिए हम ये किए। तो ठीक है, हम पॉइंटर वेरिएबल लेके रन तो करवा दिए। अब जो फंक्शन के अंदर में जो वेरिएबल है वो एक बार फंक्शन रन किया तो वो तो दे दिया अपना आउटपुट, वो आउटपुट दे दिया, लेकिन मेरा पॉइंटर क्या कर रहा है, अभी भी उसको पॉइंट कर रहा है, वो तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है।
एक बार फंक्शन को रन करने के बाद वो तो खत्म हो गया तो वो, लेकिन पॉइंटर तो मेरा भी उसको पॉइंट कर रहा है। इस केस में क्या होगा, मेरा पॉइंटर एक डैंगलिंग पॉइंटर बन जाएगा। दूसरा केस समझे? हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है ना कि मतलब किस किस केस में क्रिएट हो रहा है। ये हमको इसलिए जानना जरूरी है क्योंकि हम वर्क करेंगे तो हम जब अगर पॉइंटर का वर्क करेंगे, पॉइंटर का ऐसा हम कभी करेंगे और ऐसा करेंगे तो उस समय हम ये गलती को, हम अपने गलती को नेग्लेक्ट करें। आगे हम जानेंगे कि इसको अवॉइड कैसे किया जाता है। अवॉइड करने का इसका तरीका है, जो हम चीज पढ़ रहे हैं हर केस के लिए कुछ कुछ तरीका है जिसके थ्रू हम डैंगलिंग पॉइंटर का क्रिएशन ही नहीं होने दें, हम डैंगलिंग पॉइंटर को क्रिएट ही ना होने दें। जो ये हो वो आगे हम मेथड्स पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं कि किस किस केस में डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो सकता है। उसके बाद दो, ये दूसरा था, एक तीसरा, अब ये दूसरा केस आ गया, ठीक है। उसके बाद आया एक तीसरा केस क्या है, एक तीसरा केस क्या है, तुमको ये जिस केस में क्या हो कि तुम्हारा वेरिएबल आउट ऑफ स्कोप चला जाए। आउट ऑफ स्कोप इन सेंस कहने का मतलब, आउट ऑफ स्कोप कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे इस केस में हम देखते हैं, देखो यहाँ क्या हो रहा है, इस प्रोग्राम में इंट इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच है, एक नॉर्मल वेरिएबल है। कैर, हम एक कैर नाम का str नाम का एक पॉइंटर लिए, कैर str नाम का एक पॉइंटर लिए। अब इसके बाद हम क्या किए, अब एक अति के अंदर, इस पॉइंटर के अंदर में हम एक अति क्या किए, एक कैर ए नाम का लिए, इसके अंदर कोई डाटा इनपुट करवा दिए, ये डाटा इनपुट करवा दिए। अब इसके अंदर इस अति में क्या किए, उस डाटा नॉर्मल वेरिएबल में हम क्या किए, एक स्ट्रिंग को, ये क्या कर रहा है, पहले मेन के अंदर क्या कर रहा है, एक कैर नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहा है, मेन के अंदर कैर नाम का पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट कर रहा है। फिर अति एक क्या कर रहा है, नॉर्मल वेरिएबल ले रहा है, नॉर्मल वेरिएबल में क्या कर रहा है, कोई स्ट्रिंग को असाइन करवा रहा है, चाहे वो हम उसको बाय डिफॉल्ट असाइन करे या यूजर से इनपुट ले ले, यूजर से इनपुट ले या, हेलो, यस यस। आगे बढ़े हम लोग। तो अभी क्या देख रहे हैं, दो केस हम लोग देखेंगे कि किस किस केस में डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होगा। पहला देखेंगे हम डैंगलिंग पॉइंटर क्या था, फिर किस किस केस में, दो केस देखें कि दो अलग अलग केस की, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के समय में कैसे मेरा डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होगा। एक फिर दूसरा केस हम लोग देखे कि हम कि एक फंक्शन में हमको कैसे, फंक्शन में जब हम एज ए आर्गुमेंट यानी जिसको हम कॉल बाय रेफरेंस कह रहे थे, उस केस में हम लोग देखेंगे कैसे डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट होगा। एक तीसरा केस आता है जिस केस में क्या हुआ, मान लो जब वेरिएबल मेरा आउट ऑफ स्कोप हो जाए। आउट ऑफ स्कोप करने का मतलब कि जितना हम उससे अधिक आवाज आ रहा है। तो इस केस में हम क्या देखें, तीसरा केस की जब आउट ऑफ स्कोप कहने का मतलब मेरा कि क्या हो कि मेरा पॉइंटर जितना को हम ये कर रहे हैं उससे बाहर हो जाए। जैसे हम इस केस में क्या कर रहे हैं, एक मेन नाम का ये लिए, मेन के अंदर में एक कैर नाम का हम पॉइंटर वेरिएबल लिए str, फिर एक क्या लिए, एक नॉर्मल वेरिएबल ए नाम का लिए। उसके अंदर हम क्या किए, या तो बाय डिफॉल्ट हम खुद से या यूजर को बोले आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करिए। अब यूजर स्ट्रिंग इनपुट कर दिया, उसके बाद हम क्या किए, उस पॉइंटर वेरिएबल में उस स्ट्रिंग वाले वेरिएबल का क्या कर रहे हैं, जो स्ट्रिंग वेरिएबल था उसका हम एड्रेस स्टोर कर दिए, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है कि तुम्हारा ठीक है, ये नॉन मेरा कब तक ये प्रिंट करेगा, जब तक एक के अंदर का तुम्हारा ये है। अब हमको पता है कि स्ट्रिंग का कुछ फिक्स लेंथ है, कि मान लो ये 10 अति का होगा, 10 अति लेंथ का होगा। तो जब तक, और परसेंट एस हमको पता है कि पूरा प्रिंट कर देता है, परसेंट एस हमको लूप बिना चलाए प्रिंट कर देता है। तो ये क्या करेगा, इस केस में क्या करेगा, str क्या किया, पूरा मेरे स्ट्रिंग को प्रिंट तो कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद क्या हुआ, इसके अंदर कुछ बच नहीं रहा है, ये कुछ एक एम्प्टी स्पेस में जा रहा है। हमको पता था कि इसके थ्रू हम क्या किए, जैसे स्टार str किए, ये क्या किए, पूरे अति को स्ट्रिंग को तो प्रिंट कर दिया,
इस पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट करने के बाद अब क्या हुआ, ए के अंदर कुछ नहीं बचा, ए के अंदर का जितना भी चीज था वो क्या किया, मेरा प्रिंट कर दिया। अब ए क्या कर रहा है, कोई एक एम्प्टी स्पेस में एलोकेट कर रहा है, ये या कुछ उसके अंदर नहीं है तो वो एक डी एलोकेट हो गया ऑटोमेटिक, क्योंकि हम जब उसके अंदर कुछ दिए थे तो एलोकेट हुआ था, वर्क उसका नहीं है तो डी एलोकेट हो गया या एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया। लेकिन मेरा पॉइंटर क्या कर रहा है, अभी भी उसको पॉइंट कर रहा है, वहां पे कोई वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या प्रोबेबली वो मेमोरी एलोकेशन क्या हो गया, तो उसके अंदर कोई डाटा नहीं है तो वो डी एलोकेट ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि जब हम ये नॉर्मल करते थे तो ऑटोमेटिक एलोकेशन एंड डी एलोकेशन होता था, मेरा वर्क हो गया, वो पॉइंटर ऑटोमेटिकली डी, जब वो नॉर्मल वेरिएबल ए जो था ये ऑटोमेटिकली डी एलोकेट हो गया, डी एलोकेट। लेकिन मेरा पॉइंटर तो अभी भी उसको पॉइंट कर रहा है, वो हो गया, लेकिन मेरा पॉइंटर पॉइंट तो कर रहा है। इस केस में मेरा पॉइंटर क्या बन जाएगा, एक डैंगलिंग पॉइंटर, समझे बात। अब वही कह रहा है कि यहाँ की इन द अबव कोड वी डिड द फॉलोइंग स्टेप, फर्स्ट वी डिक्लेयर द पॉइंटर वेरिएबल नेम str, हम पहले क्या कि एक पॉइंटर वेरिएबल str नाम का था उसको डिक्लेयर किए। इन द इनर स्कोप वी डिक्लेयर ए कैरेक्टर वेरिएबल, अब मेन के अंदर हम मेन के स्कोप में हम क्या किए, मेन के स्कोप में हम क्या किए, एक कैरेक्टर वेरिएबल को भी लिए। अब कैरेक्टर str पॉइंटर कंटेन द एड्रेस ऑफ वेरिएबल a, पहले हम क्या किए, एक str नाम का पॉइंटर वेरिएबल एलोकेट किए, उसके बाद उसके इनर स्कोप में उस पॉइंटर वेरिएबल को ब्रैकेट के अंदर लिया हुआ है, इसको ध्यान देना, इसके स्कोप में लिया हुआ, इसके अंदर में क्या किया, उसके इनर स्कोप में क्या किया, एक हम कोई कैरेक्टर वेरिएबल को डिक्लेयर किए। अब कैरेक्टर वेरिएबल क्या कर रहा है, मेरा उस एक नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस को स्टोर कर रहा है। When the control come out of inner loop, A will no longer available, ये एक टाइप का देखो क्या है, ये किस क्या है, एक टाइप का फंक्शन ही है तुम्हारा, ये कैर str के अंदर में हम इनर स्कोप में ये काम किए हुए हैं, ये मेन में नहीं है, मेन के अंदर में भी हम एक और क्रिएट किए। ऐसा केस हो सकता है कभी हम क्रिएट करें कि हम मेन के अंदर में भी एक क्रिएट किए हुए कैर str, और उसके अंदर में हम कैरेक्टर को एलोकेट किए हुए, मेमोरी एलोकेट किए हुए। तो अब क्या करेगा, ये तुम्हारा वर्क करेगा, पूरा वर्क करने के बाद ये क्या कंट्रोल उसके बाहर आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंटर अभी भी एलोकेट कर रहा है। व्हेन द कंट्रोल कम आउट ऑफ इनर स्कोप, जब कंट्रोल मेरा इनर स्कोप के बाहर चला आएगा, ए वेरिएबल विल नो लॉन्गर अवेलेबल, क्योंकि ए वेरिएबल यहाँ क्या था, लोकल वेरिएबल था, और इस लोकल वेरिएबल का एग्जिस्टेंस कहाँ है, इस कर्ली ब्रेसेस के ही बीच में है। ए मेरा लोकल वेरिएबल था, इसका एग्जिस्टेंस कर्ली ब्रेसेस में। तो जब ये पूरा काम इंसेंस कहने का मतलब मेरा str क्या करेगा, ए के अंदर का जितना भी है तुमको एलिमेंट सारे का एड्रेस ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा, ये बाहर चला जाएगा, तो बाहर में क्या होगा, ए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। ये एक इनर ब्लॉक था, इनर ब्लॉक में क्या कर रहा था, इनर ब्लॉक में मेरा क्या कर रहा था, पॉइंटर वेरिएबल मेरे नॉर्मल वेरिएबल का जितना भी एलिमेंट है सारे का एड्रेस ले लिया, सारे का एड्रेस लेके ये क्या किया, ब्लॉक के बाहर आ गया। ब्लॉक के बाहर आया तो ये जिसका एड्रेस लिया था वो तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो तो एक लोकल वेरिएबल था, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरा एक ये वेरिएबल क्या बन, ये पॉइंटर क्या बन जाएगा, एक डैंगलिंग पॉइंटर। अब इसका हमको समझने के लिए हम इसको देखो प्रिंट कर सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम में इसको क्या करते हैं, देखो ये कुछ आउटपुट, इसको आउटपुट कुछ देना चाहिए, ये क्या किया, कुछ आउटपुट नहीं दिया, ये कुछ आउटपुट नहीं दिया, नहीं तो बाय डिफॉल्ट तो इसको हमको पता है कि हम इसके अंदर str को किए हुए, तो ये str के अंदर के क्या करता, इसका सारा वैल्यू को प्रिंट करता, पॉइंटर में तो यही ना होता है,
पॉइंटर के केस में कि हम क्या किए, एक पॉइंटर में जिस अति को एलोकेट करवाए, हम अगर स्टार के साथ फिर पॉइंटर को प्रिंट कर रहे हैं तो उसके अंदर को वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इसको क्या करना चाहिए था, ए के अंदर के वैल्यू को प्रिंट करना चाहिए, लेकिन ये प्रिंट नहीं किया, क्योंकि ये जहां जब ही str सारा इनपुट को लेके इस लूप के बाहर आया, इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर आया, जब यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया, str अपना सारा कुछ लूज कर गया। अब इसके अंदर जो एड्रेस स्टोर हो रहा है वहां पे कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये कुछ नहीं प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ तुम बोलोगे कि ये वो की चीज क्यों नहीं हुआ कि हमको डैंगलिंग पॉइंटर, ये हमारे कंपाइलर का हो सकता है कि कंपाइलर क्या किया, कंपाइलर हमारे लिमिटेशंस लगाए हुए हैं कि हमको ये गलत चीज को रन नहीं करने दे रहा है। लेकिन इन केस तो ये हो रहा है डीप में, ये हमारा कंपाइलर का कमाल है कि हमको कंपाइलर की कोड ब्लॉक क्या कर रहा है, रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि हमको नहीं, ये वो डैंगलिंग पॉइंटर नहीं ला रहा है, लेकिन ये केस हो रहा है। तो ये क्या था, ये 3 केस था। उसके बाद फंक्शन कॉल में हम लोग देखे ही थे, फंक्शन कॉल का देख ही लिए थे कैसे था। फंक्शन कॉल में क्या हो रहा था, सेम काम वहां भी हो रहा था कि हम एक जैसे यहाँ देखिए फन नाम का फंक्शन लिए, अब फन नाम का फंक्शन लिए, इसके अंदर हम क्या किए, y नाम का वेरिएबल लिए और उसमें 10 असाइन कर दिया और y को हम रिटर्न कर रहे हैं, 10 असाइन करके y को रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पे हम क्या किए, मेन के अंदर में एक पॉइंटर वेरिएबल लिए, उसमें हम फंक्शन का रिटर्न टाइप स्टोर किए, फंक्शन का रिटर्न को उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, सिंगल टाइम तो मेरा फंक्शन रन कर गया, सिंगल टाइम फंक्शन रन कर गया, ये रिटर्न 10 दे दिया। लेकिन अब उसके बाद क्या होगा, मेरा पॉइंटर अभी भी y को पॉइंट कर रहा है, मेरा पॉइंटर अभी भी y को पॉइंट कर रहा है, लेकिन y तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि ये एक y एक लोकल वेरिएबल है और ये फंक्शन के बाहर इसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। इस केस में भी क्या करेगा, मेरा एक स्टार p क्या बन जाएगा, एक स्टार p एक बन जाएगा मेरा डैंगलिंग पॉइंटर। तो ये ओवरऑल था इसका। देखो रिजल्ट क्या आ रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट्स दे रहा है, सेगमेंटेशन फॉल्ट एक कुछ आता है। तो ये कंपाइलर डिपेंडेंट भी हो सकता है, किसी में सेगमेंटेशन फॉल्ट लिखेगा, किसी में कुछ और भी लिख सकता है, किसी में कुछ, जैसे हमारे कोड ब्लॉक में क्या किया, कुछ नहीं लिखा, डैंगलिंग पॉइंटर के केस में वो कुछ रिजल्ट नहीं दिया, सीधे बाहर निकल गया। तो ये तुम्हारे कंपाइलर पे भी डिपेंड करता है, लेकिन वो बन तो रहा है वहां डैंगलिंग। तो ये ओवरऑल था, इतना तुम्हारा डेप्थ था, ये तुम्हारा कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या था और कब कब क्रिएट हो रहा था। तो ओवरऑल इतना समझ में आया? हेलो सारे कोई? यस सर। थोड़ा समझ में आया कि डैंगलिंग पॉइंटर किस किस केस में क्रिएट हो रहा है। पहले तो क्या है, पहले तो ये समझो डैंगलिंग पॉइंटर है क्या, ये सब पहले कर लो कि क्लियर हो जाए कि डैंगलिंग पॉइंटर है क्या। उसके बाद कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंटर है जो पॉइंटर क्या कर रहा है, किसी एक ऐसे एड्रेस को पॉइंट कर रहा है जो, या कोई एक ऐसे मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, एक ऐसे मेमोरी ब्लॉक को, एक ऐसे थी को कर रहा है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है या जो डी एलोकेट हो चुका है। अब डी एलोकेट हो चुका है तो उस केस में वो क्या करेगा, वो उसके जगह पे हो सकता है किसी दूसरे प्रोग्राम को पॉइंट करने लगे या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही था डायनेमिक पॉइंटर। अब उसके बाद देखे थे अलग अलग केस था, एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के समय में कैसे क्रिएट हो रहा है, एक अधिक के समय में कैसे क्रिएट हो रहा है जब फंक्शन के अंदर हम ये कर रहे हैं, और एक तीसरा था कि नॉर्मल थी। तो ओवरऑल ये था। अब आता है कि हम इसको, ये तो बहुत टिपिकल इशू है, इसको हमें डैंगलिंग पॉइंटर को हमें अवॉइड कैसे करेंगे, या डैंगलिंग पॉइंटर के गेट रीड कैसे करेंगे, उससे हम बचेंगे कैसे। तो सबसे पहला हम देखते हैं कि जब अब इसके लिए क्या है कि हर जो हम 3 केस देखे थे, तीनों केस के लिए कुछ अलग अलग है। डैंगलिंग पॉइंटर्स को हटाने के लिए तीनों केस में कुछ अलग अलग मेथड है। पहला है कि जब हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है उस समय में डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो रहा है, तो उसको हम क्या हटाएंगे कैसे। उसको हटाने के लिए कह रहा है, ये देखो, अवॉइडिंग डैंगलिंग पॉइंटर एरर, कि द डैंगलिंग पॉइंटर एरर कैन बी अवॉइडेड बाय इनिशियलाइजिंग द पॉइंटर टू नल वैल्यू। हम क्या कर सकते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में, कि हम क्या करें, जब मेरा पूरा काम हो गया, हम मेमोरी को फ्री कर दिए, तो उसके बाद क्या करें, हम उस मेमोरी को फ्री करने के बाद हम क्या करें, जिस पॉइंटर को हम लिए थे उस पॉइंटर को किसी नल में हम असाइन करवा दें, उस पॉइंटर में कोई नल वैल्यू को असाइन करवा दें। तो वो क्या करेगा, वो तुम्हारा ओवरराइट हो जाएगा, पॉइंटर जहां पॉइंट कर रहा था मेमोरी एड्रेस वहां से हट के तुम्हारा अब एक नल वैल्यू को पॉइंट करने लगा। तो तुम्हारा ये क्या हुआ, डैंगलिंग पॉइंटर ही हट गया वो, क्योंकि अब वो क्या कर रहा है, एक तुम्हारा नल पॉइंटर बन गया हुआ है। नल पॉइंटर एक होता है, नल पॉइंटर बन गया।
तो if we assign the null value to the pointer will not point any to the deallocated memory, as assigning the null value to the pointer means that pointer not pointing to any memory location. मतलब इसमें केस में क्या कि हम क्या करें कि वर्क करने के बाद हम एक पॉइंटर को क्या करें, किसी नल वैल्यू में इनिशियलाइज करवा दें पॉइंटर को। अब नल वैल्यू का मतलब क्या हुआ कि पॉइंटर क्या कर, नल वैल्यू जब इनिशियलाइज करवा देंगे तो पॉइंटर अब मेरा किसी डीएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट नहीं करेगा, डीएलोकेटेड मेमोरी को पॉइंट नहीं करेगा, नल को पॉइंट कर रहा है। तो नल को पॉइंट करने का मतलब कि कोई किसी भी मेमोरी को नहीं कर रहा है, क्योंकि नल कोई कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है। नल का कंसेप्ट सिर्फ लाया गया था इसी सब चीज के लिए, नल कोई मेमोरी लोकेशन ही नहीं है। ऐसे करके जैसे यही मेरा प्रोग्राम था, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का प्रोग्राम था। हम इसमें सारा काम कर लिए, हम इसके बाद क्या किए, फ्री करवा दिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्स जो मेरा पॉइंटर था, हम एक्स को क्या कर देंगे इसमें, देखो स्टार एक्स इज इक्वल टू नल। हो गया तुम्हारा खत्म, तुम्हारा ये खत्म, तुम्हारा डायनेमिक इस ऐसे हट गया तुम्हारा हम फ्री उसको नल को असाइन करवा दिए, वो तुम्हारा पॉइंटर खत्म हो गया। देख रहे हो यहाँ भी वही काम किया हुआ है, मेन का वर्क किया मैलॉक के थ्रू, फ्री पॉइंटर और पीटीआर को क्या किया, नल में कर दिया। तुम्हारा एक सिंपल सा मेथड से हम डायनेमिक पॉइंटर का कंसेप्ट हटा दिया। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के केस में हम क्या करते हैं, पॉइंट जिस पॉइंटर को हम यूज किए थे, सारा वर्क करने के बाद जब हम फ्री करवा देते हैं, उसके बाद उस पॉइंटर को क्या करते हैं, किसी नल में असाइन करवा देते हैं। ठीक है ये? हेलो यस सर। यस सर। ये क्या हुआ, जब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का वर्क किए तो हम क्या किए, सारा वर्क करवा लिए, मेमोरी को हम फ्री करवा दिए, और जिस पॉइंटर का यूज किए थे उस पॉइंटर को हम एक नल में एलोकेशन करवा दिए। डायनेमिक पॉइंटर खत्म इसमें, इस केस में। अब अगला है कि हमको जब फंक्शन कॉल किए थे उसमें हम कैसे हटाएंगे डायनेमिक पॉइंटर को, उस केस में क्या करना है, इस केस में हम क्या किए, जब मेरा वर्क हो गया, हम जो फंक्शन कॉल किए थे, फंक्शन कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन कॉल करने के बाद जिस पॉइंटर में हम फंक्शन का वैल्यू रिजल्ट असाइन किए थे, उसको हम क्या कर देते हैं, उसको तो प्रिंट कर दिए, और प्रिंट करने के बाद हम उसको एक एफ फ्लैश नाम का फंक्शन आता है। एफ प्लस का काम करता है। देखो एफ प्लस एक फंक्शन है, इस फंक्शन का क्या काम है, एफ फ्लक्स इज टाइपिकली यूज्ड फॉर आउटपुट स्ट्रीम ओनली। एफ फ्लक्स फंक्शन एक है, फंक्शन उस फंक्शन का काम होता है सिर्फ वो आउटपुट स्ट्रीम के लिए यूज होता है। Its purpose is to clear the output buffer and move the buffer data to console or disk. इस f प्लस फंक्शन का काम क्या है, ये क्या करेगा, तुम्हारा जो ये है तुम्हारा जो आउटपुट बफर था, बफर इन सेंस करने का मतलब मेमोरी जो था, उस मेमोरी को क्या करेगा, क्लियर कर देगा, और जो भी क्लियर डाटा था उसको क्या करेगा, कंसोल या डिस्क पे प्रिंट कर देगा। इस केस में एफ प्लस क्या कर, जब हम एफ प्लस को यूज करेंगे तो हम क्या करेगा, जिस मेमोरी को हम पॉइंट कर रहे थे उस मेमोरी को ये क्या करेगा, फ्री कर दिया उस पॉइंटर को, और जो फ्रीड डाटा था उस फ्रीड डाटा को मेरे कंसोल पे प्रिंट कर दिया, फ्री भी कर दिया और कंसोल डाटा को मेरे पे प्रिंट कर दिया। ऐसे करके हम कर सकते हैं। जैसे इस केस में क्या हुआ, हम एक पॉइंटर लिए थे पी नाम का पॉइंटर वेरिएबल, उसमें हम अपना असाइन करवा दिए, वर्क कर लिए, और उसके बाद एफ प्लस stdir यानी जितना भी स्टैंडर्ड इनपुट था सारे को हम फ्लश कर दिए। ये सारा जितना डाटा था सारे को तुमको क्या करेगा, तुम्हारे मेमोरी से हटा देगा, और लास्ट में प्रिंट एफ का फंक्शन लगाए हुए ये प्रिंट कर देगा। यानी ये तुम्हारा वर्क, इसमें वर्क हो गया। ये सारे चीज को उसके बाद हम क्या किए, सारे चीज को हटाते हुए अपने मेमोरी से प्रिंट भी करवा दिए। तो मेरा क्या, इससे क्या हुआ कि हम अपना एक पॉइंटर के थ्रू वर्क भी कर लिए, पॉइंटर के थ्रू वर्क कर लिए, और उसके बाद हम क्या किए, अपना रिजल्ट भी पा लिए। और डैंगलिंग पॉइंटर का कंसेप्ट कैसे हटा है, तो क्या किए हम कि हम जितना भी इनपुट मेमोरी क्रिएट किए थे सारे को हम फ्लश कर दिए, सारे को एफ फ्लश फंक्शन के थ्रू फ्लश कर दिए। तो ना मेमोरी में कुछ रहेगा, ना मेमोरी में तुम्हारा पॉइंटर वॉइंटर जो भी हम क्रिएट किए थे, ना मेमोरी में वो सब चीज रहेगा, ना तुम्हारा डैंगलिंग पॉइंटर का कंसेप्ट क्रिएट होगा। तो ये दूसरा केस समझे?
Yes, sir. क्या हुआ, अब देखो ये क्या कर दिया, आउटपुट क्या दे रहा है, इस केस में हमको एक गार्बेज वैल्यू दे दिया, क्योंकि हमको पता था स्टार पी क्या कहीं नहीं जा रहा था, तो स्टार पी एक गार्बेज वैल्यू को असाइन, गार्बेज वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो ये क्या किया, फ्लश करके और रिटर्न में गार्बेज वैल्यू दे दिया। अब कह रहा है कि ये तो चलो ठीक है नॉर्मल, ये नॉर्मल ठीक है, लेकिन एक अति में हम पढ़े हुए थे कि एक स्टैटिक भी कुछ होता है। जब हम अति स्टोरेज क्लास पढ़ रहे थे तो एक स्टैटिक वेरिएबल भी हम पढ़े थे कि हम किसी वेरिएबल को स्टैटिक भी बना सकते हैं, उसको मेमोरी में स्टोरेज उसका हम स्टैटिक कर सकते हैं। तो यही कह रहा है कि द अबव प्रॉब्लम डज नॉट अपीयर और पी डज नॉट बिकम डैंगलिंग इफ, सॉरी इन केस, ये तो था कि एक चलो नॉर्मल वेरिएबल के थ्रू। अब कह रहा है कि अगर हम क्या करें, हम अपने वेरिएबल को स्टैटिक बना के वर्क करें तो ऊपर का जो डैंगलिंग पॉइंटर का कंसेप्ट है वो अपीयर ही नहीं होगा कभी। अगर हम अपनी मेमोरी को स्टैटिक बना के चले तो कभी ये अपीयर ही रहेगा। यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ स्टैटिक नहीं था, यहाँ लोकल था, लोकल था तो लोकल का हमको पता है कि सिर्फ अति पर रहता है एग्जिस्टेंस। यहाँ देखो स्टोरेज क्लास का हमको आ रहा है, जो स्टोरेज क्लास में हम स्कोप पढ़े थे 4 गो अलग अलग का, जो था एक्सटर्न था, ऑटोमेटिक था, एक्सटर्न था, उसके बाद स्टैटिक था और रजिस्टर था। 4 जो पढ़े थे, चारों का हम स्कोप पढ़े थे कि किसका स्कोप कहाँ तक है, वो यहाँ यूज हो रहा है। हम क्या किए, एक अगर नॉर्मल लिए डायरेक्टली, हम बताए थे अगर डायरेक्ट लेंगे तो डायरेक्ट में क्या होता है, ये ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लासेस का रहता है। ऑटोमेटिक वेरिएबल जो स्टोरेज क्लास जिस वेरिएबल का रहेगा उस वेरिएबल का स्कोप कहाँ तक रहता है, बस फंक्शन पर। अगर हम एक वेरिएबल लेते हैं नॉर्मली तो उसका क्या रहता है, स्टोरेज क्लास ऑटोमेटिक, और ऑटोमेटिक वेरिएबल का स्टोरेज स्कोप कहाँ तक रहता है, सिर्फ वेरिएबल पर, यानी लोकल वेरिएबल। अगर हम स्टैटिक एक बोले थे तो स्टैटिक का क्या रहता है, पूरे प्रोग्राम पर रहता है, पूरे प्रोग्राम पर। तो एक दूसरा केस हम ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, हम अपने वेरिएबल को स्टैटिक कर दिए, स्टैटिक कर दिए तो अब वो मेरा वो क्या होगा, फंक्शन के देख रहे हो क्या है, x now has become the scope throughout the function। स्टैटिक वेरिएबल का हम बताए थे कि क्या स्कोप रहता है, पूरे फंक्शन प्रोग्राम पर रहता है। तो ये क्या होगा, मेरा फंक्शन वर्क करेगा, फिर उसके बाद भी ये क्या रहेगा, x एग्जिस्ट करेगा, x एग्जिस्ट करेगा तो मेरा ये पॉइंटर डैंगलिंग बनेगा नहीं, क्योंकि x एग्जिस्ट कर रहा है तो पॉइंटर भी उसको एग्जिस्ट कर रहा है, तो कभी डैंगलिंग बनेगा ही नहीं, डैंगलिंग नहीं बनेगा, ये अपना आउटपुट देगा, देखो आउटपुट 5 दे रहा है। तो ये तुम्हारा फंक्शन के केस में क्या था कि 2 तरीका था जिससे हम डैंगलिंग अचीव कर सकते हैं। एक तो ये हुआ कि अगर मान लो डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट हो गया तो उसको हम f+ के थ्रू हटा दे। दूसरा है कि हम डैंगलिंग पॉइंटर क्रिएट ही ना होने दे, उसके लिए क्या करें, हम जो भी वेरिएबल है फंक्शन के अंदर में ले, जब हम अगर एक कॉल बाय रेफरेंस का केस कर रहे हैं, कॉल बाय रेफरेंस का केस कर रहे हैं, और अगर हम अपने फंक्शन के अंदर में कोई भी वेरिएबल ले रहे हैं तो उसको हम क्या ले, स्टैटिक ले, उसका स्टोरेज क्लास हम स्टैटिक बना दें। स्टैटिक स्टोरेज क्लास बना देंगे तो वो क्या होगा, पूरे प्रोग्राम में उसका वैल्यू रहेगा, पूरे प्रोग्राम में वैल्यू रहेगा तो उसका जो पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा है वो कभी ये बनेगा, कभी वो डैंगलिंग नहीं बनेगा, डैंगलिंग नहीं बनेगा तो तुम्हारा हट गया कंसेप्ट। तो ओवरऑल ये था, इतने में बताओ कहीं किसी को कोई डाउट? हेलो? No, sir. Yes, sir. ऐसा कोई एक यहाँ इतने में कोई डाउट? No, sir. डैंगलिंग पॉइंटर का ये पूरा यहाँ कंसेप्ट खत्म हो गया। ओवरऑल हम लोग देखे क्या, डैंगलिंग पॉइंटर क्या था, वो किस किस केस में उत्पन्न हो रहा है, और डैंगलिंग पॉइंटर को हटाएंगे कैसे, ओवरऑल खत्म तुम्हारा। तो इसके बाद क्या अगला एक छोटा सा, ये दो छोटा टॉपिक है, हम इसको देखें। बताओ, एक छोटा छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन है, जस्ट कि नल पॉइंटर क्या होता है, वॉल पॉइंटर क्या होता है, मतलब अलग अलग पॉइंटर था, पॉइंटर का अलग अलग टाइप था। ये सब, एक डैंगलिंग पॉइंटर था, एक नल पॉइंटर, एक वाइड पॉइंटर, एक वाइड पॉइंटर, 4 पॉइंटर का टाइप है। तो ये सब छोटा छोटा है, तो बोलो कोई तो इसको हम लोग देखें। सब चुप हो, बता दीजिए सर। छोटा सा है तो हम लोग देख सकते हैं तुम्हें, और ऐसा थी में कहा कि अभी समय भी तुम्हारा नहीं हुआ, ये जो हमको लगता है 1 घंटा हुआ है तुम्हें,
हाँ, वो तुमको समझ में नहीं आया, वह मानते हैं, क्योंकि अभी तुमको प्रोग्रामिंग वही चीज है कि प्रोग्रामिंग का जब तक तुमको नहीं, जब तक वर्क नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा। तुम खुद सोचो कि इतना हम लोग जो पढ़े हैं पीछे, पॉइंटर पॉइंटर सब समझ में नहीं आता था, अब आ रहा है कि नहीं समझ में, क्वेश्चन उस पे किए समझ में आ रहा है। इवन हमको पॉइंटर नहीं समझ में आता था, तो हम भी थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे 2-4 क्वेश्चन किए हैं तो हमको भी थोड़ा थोड़ा अब कंफर्टेबल हो रहे हैं कि अच्छा ऐसे बनता है पॉइंटर। नहीं तो हम एक एरे का भी प्रोग्राम नहीं लिख पाते थे प्रिंट करने का, नॉर्मल एरे का लिख लेते थे, और जब पॉइंटर के थ्रू बोल रहा था कि एक एरे वेरिएबल को प्रिंट करवाना, हमको नहीं होता था। लेकिन हम फिर धीरे धीरे देखे तो अब जाके थोड़ा सा हो रहा है कि हाँ जी, हाँ ये ऐसे ऐसे हो रहा है ये काम, तो ओवरऑल ये हो रहा था। इसलिए है कि वो अति नहीं है, वर्क करोगे तो वो समझ में आएगा। तो अब है कि वाइड पॉइंटर क्या है, तो वाइड पॉइंटर क्या है, जो वो था एक डैंगलिंग पॉइंटर, देखिए ये वाइड पॉइंटर क्या है। तो वाइड पॉइंटर इज ए स्पेसिफिक पॉइंटर टाइप वाइड, नाम से ही पता चल रहा है कि वाइड है, इसका मतलब एम्प्टी होगा। A pointer that point to some data in the location which does not have any specific type. वाइड पॉइंटर डैंगलिंग पॉइंटर के केस में था कि डैंगलिंग पॉइंटर क्या कर रहा था, एक ऐसे मेमोरी को पॉइंट कर रहा था जो कि डीएलोकेट हो गया था। वाइड पॉइंटर क्या कर रहा है, एक ऐसे मेमोरी को पॉइंट कर रहा है लोकेशन में जिसका कोई टाइप ही नहीं है, वो किसी टाइप का नहीं है। सिर्फ वाइड डाटा टाइप था, उसका क्या था, कुछ स्टोरेज नहीं था, वो उसका कोई 0 बाइट्स का स्टोरेज था। वैसे क्या है, वाइड पॉइंटर क्या है, एक ऐसा पॉइंटर है जो पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टोरेज मेमोरी में मेरे एक ऐसे स्टोरेज को पॉइंट कर रहा है जिसका कोई स्पेसिफिक टाइप नहीं। वाइड रेफर्स टू टाइप, वाइड रेफ टाइप ही बेसिकली द टाइप ऑफ डाटा दैट इट पॉइंट्स टू इज कैन बी एनी ऑफ टाइप। अब है कि वो फिक्स नहीं है कि किस टाइप का होगा, किसी भी टाइप का हो सकता है, या तो किसी भी टाइप का हो सकता है, मेरे पास उसका जानकारी नहीं है कि वो किस टाइप का है। वाइड पॉइंटर जिस पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है वो क्या कर रहा है, किसी भी टाइप का हो सकता है, मेरे पास उसका जानकारी नहीं है कि वो इंट है कि वो डाटा इंट है कि फ्लोट है कि क्या है। तो if we assign the address of a char data to the void pointer, it become char pointer. If int data type, तो int and so on. मतलब क्या है कि हम इसका कहने का मतलब कि हम जब पॉइंटर को क्रिएट करते हैं तो वो क्या क्रिएट होता है, एक void pointer क्रिएट होता है। जब हम पॉइंटर इनिशियली क्रिएट करते हैं उसमें जब तक हम कुछ वैल्यू को नहीं असाइन किए वो एक वाइड पॉइंटर रहता है। जैसे हम यहाँ क्रिएट किए मान लो, अच्छा यहाँ हम छोड़ते हैं, इस केस को देखते हैं। इस केस में क्या हुआ है, हम देखो स्टार एक्स एक क्रिएट किए, अभी तो हम इसमें कोई एड्रेस तो स्टोर नहीं किए हैं। इनिशियली लाइन नंबर 5 में जो हमें स्टार एक्स नाम का एक पॉइंटर क्रिएट किए, इसको हम तो कोई अभी पॉइंट नहीं किए हैं, तो ये क्या है, एक वाइड पॉइंटर है। ये अभी किसी एड्रेस को किसी अथी को नहीं पॉइंट कर रहा है, या किसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा है जिसमें क्या है, जिसका कोई टाइप नहीं, नल को पॉइंट कर रहा है, नल का कोई टाइप। हाँ, अब बोला कि एक क्या है कि वाइड पॉइंटर में हम जिस टाइप का डाटा, जिस टाइप के अथी को पॉइंट करेंगे, असाइन करेंगे, जिसका एड्रेस उस टाइप का ये बन जाएगा। अगर हम कोई एक कैरेक्टर वैल्यू है उसका अगर हम अथी असाइन करवा रहे हैं एड्रेस, ये कैरेक्टर अथी पॉइंटर बन जाएगा। एक इंटीजर कोई वेरिएबल है उसका एड्रेस को हम अगर इसमें असाइन करवा रहे हैं, ये इंटीजर अथी टाइप का बन जाएगा। यानी जिस टाइप का हम करवा रहे हैं उस टाइप का ये बन जाएगा। बात समझे वाइड पॉइंटर क्या है, यानी जब हम कोई एक पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं, इनिशियली कोई एक पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं तो वो क्या बता रहा है, वो इनिशियली जब तक हम उसमें किसी एड्रेस को असाइन नहीं कर रहे हैं तो वो वाइड पॉइंटर है। अब वाइड पॉइंटर में हम बोला कि जिस टाइप का हमको डाटा को असाइन करवाना है वो उस टाइप का हम करवा सकते हैं, वो क्या हो जाएगा, वाइड पॉइंटर उसके अनुसार चेंज कर जाएगा। उसके अनुसार अगर हम इसमें कैरेक्टर वेरिएबल का वैल्यू असाइन करवा रहे हैं, कैरेक्टर पॉइंटर बन जाएगा। अगर इंटीजर का करवा रहे हैं, इंटीजर पॉइंटर बन जाएगा। इसका करवा रहे हैं, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल यही था। अब उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्यों हम ये पढ़ रहे हैं, उसके बाद कह रहे एनी पॉइंटर टाइप दैट इज कन्वर्टेबल टू वाइड पॉइंटर हैंस इट कैन पॉइंट टू एनी वैल्यू। अब कोई भी पॉइंटर वेरिएबल को भी हम वाइड कर सकते हैं। अब पढ़ क्यों रहे हैं हम, ये क्यों पढ़ने का जरूरी है, तो हमको ये 2 पॉइंट है पॉइंटर वेरिएबल के केस में कि पॉइंटर वेरिएबल कैन नॉट बी डीडिफरेंस्ड। हम एक पॉइंटर वाइड पॉइंटर कैन नॉट बी डीडिफरेंस। हम एक पॉइंटर वेरिएबल को
डी डिफरेंस कर सकते हैं। डी डिफरेंस कहने का मतलब हम पहले भी इनिशियल हम पढ़ाए हुए थे। डी डिफरेंस कहने का मतलब है कि हम क्या करें, एक पॉइंटर वेरिएबल को ब्रेक करके उस वो जिस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वहां पे जो वैल्यू है उसको प्राप्त करें, इसको डी डिफरेंसिंग कहते हैं। हम एक पॉइंटर वेरिएबल को इंटरप्रेट करके वो जिस वैल्यू को या जिस वेरिएबल को पॉइंट का एड्रेस पॉइंट कर रहा है उस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर अगर उसको हम प्राप्त करें तो डी डिफरेंसिंग करें। तो वही कहता है कि वॉइड पॉइंटर को हम डी डिफरेंस नहीं कर सकते। इट कैन हाउएवर बी डन यूजिंग टाइप कास्टिंग द वॉइड पॉइंटर। हाँ, हम अधिक उसको कर सकते हैं डी डिफरेंस कैसे, तो टाइप कास्टिंग करके। टाइप कास्टिंग से क्या होगा, जिस वेरिएबल से टाइप कास्टिंग, जिस डाटा टाइप से हम वॉइड पॉइंटर को टाइप कास्ट करेंगे, मेरा वॉइड पॉइंटर क्या होगा, उस टाइप का बन जाएगा। अगर हम इसको कैर में टाइप कास्ट करते हैं तो कैर पॉइंटर बन जाएगा। अब ये वॉइड रहा नहीं। अगर हम इसको इंट से टाइप कास्ट करते हैं तो ये इंट पॉइंटर बन जाएगा। अब ये रहा नहीं, तब हम उसको डी डिफरेंसिंग कर सकते हैं। उसके बाद पॉइंटर अरिथमेटिक इज नॉट पॉसिबल और पॉइंटर ड्यू टू लैक ऑफ कंक्रीट वैल्यू एंड द साइज। अब कह रहा है कि हम जितना भी पॉइंटर अरिथमेटिक पढ़े थे वो सारा क्या है, इस एक वॉइड पॉइंटर पे एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर क्या है, कोई भी कंक्रीट कहने का मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग वैल्यू इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना ही इसका कोई स्ट्रॉन्ग साइज है। पॉइंटर एक वॉइड पॉइंटर पे हम कोई भी अरिथमेटिक पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं कर सकते हैं, जो हम पढ़े थे प्लस माइनस इंक्रीमेंटेशन डिक्रीमेंटेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उस पॉइंटर के अंदर में जो वैल्यू है वो अभी कोई फिक्स्ड नहीं है और उसका ना ही साइज फिक्स्ड है, क्योंकि उसका साइज भी फिक्स नहीं। अगर हम उस वॉइड पॉइंटर को कैर बनाते हैं तो उसका साइज क्या हो जाएगा, 1 बाइट। अगर हम उसको इंटीजर बनाते हैं 2 बाइट या 4 बाइट, फ्लोट बनाते हैं तो 4 बाइट, यानी ना उसका साइज फिक्स है ना उसके अंदर का वैल्यू फिक्स है, इसलिए हम उस पर कोई पॉइंटर अरिथमेटिक नहीं कर सकते। ये ओवरऑल था, ये समझ में आया। अब उसका एक एग्जांपल है कि ये देखो क्या है, int x4 y 5.5, एक अभी हम क्या किए, void ptr। हम अभी int ptr करते थे, अब void ptr किए। तो यहाँ पे क्या है, ये पॉइंटर void टाइप का है। हम इसमें क्या किए, ptr में एड्रेस ऑफ x स्टोर कर दिया। अब x क्या है, x के अंदर एक पॉइंट इंटीजर स्टोर है। x क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल, सॉरी एक इंटीजर वेरिएबल है। तो ये अब ये पॉइंटर क्या बन गया, इंटीजर पॉइंटर। इनिशियली जब हम इसको वॉइड पॉइंटर के नाम से क्रिएट किए तो ये कुछ नहीं था, हम इसमें क्या किए, एड्रेस ऑफ x पास कर दिए। अब x क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, तो ptr क्या बन गया, मेरा इंटीजर ये बन गया। उसके बाद हम इसका देखो वर्क किए, जो भी वर्क हो गया ये। उसके बाद फिर हम क्या किए, यहाँ पे हम वर्क कर लिए, सारा वर्क करके प्रिंट करवा दिए। और यहाँ पे क्या किए, फिर हम पॉइंटर में क्या किए, y असाइन करवा दिए। और y असाइन करवा दिए तो y क्या है, एक फ्लोट है, तो फ्लोट है तो ये फ्लोट ले लिया। देखो, तो इस दो एग्जांपल को देख के हमको लगता है सबको समझ में आ गया होगा कि वॉइड पॉइंटर को लेना क्यों जरूरी है। तुमने आया होगा क्वेश्चन की सर, जब हमको पॉइंटर के थ्रू हम वर्क कर ही रहे हैं तो हमको वॉइड पॉइंटर क्रिएट करने का क्यों जरूरी है। इसको, इस एग्जांपल को आउटपुट देख के समझ में आया तुम लोग को, नहीं आया तो बताओ, हमको तो आ गया कि क्या हो रहा है। देखो हम भी पहले नहीं पढ़े हुए थे, इस एग्जांपल को देख के समझ में आ गया कि वॉइड पॉइंटर क्यों क्रिएट किया जा रहा है। तुम लोग बताओ सारे कोई। यस सर, आ गया। आ गया ना, क्यों, कोई एक बताओ क्यों हुआ। चलो आगे यस यस करके बोल दिए, बताओ कि क्यों हुआ, क्यों हम वॉइड पॉइंटर को क्रिएट कर रहे हैं। सर बार बार इनिशियलाइज करने से अच्छा है, मतलब एक वॉइड को लेके बार बार उसको मल्टीपल पर्पस के लिए यूज कर दें। एकदम बिल्कुल सही। हम क्या थे इस केस में, क्या देख रहे हैं हमको, कि हमको क्या ऑपरेशन करना था, दो अलग अलग डाटा टाइप्स पे हमको अति वर्क करना था, दो अलग अलग डाटा टाइप्स के अति वेरिएबल पे। तो हम इससे बेटर है कि हम क्या करते, एक अलग अलग, मान लो हम नॉर्मल पॉइंटर लेते, तो नॉर्मल पॉइंटर लेते तो हमको एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेना पड़ता, एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर लेना पड़ता, क्योंकि हमको दोनों का स्टोर करवाना था, x और y का वैल्यू। x एक इंटीजर वेरिएबल था, y एक फ्लोट वेरिएबल था। तो अगर हम एक नॉर्मल पॉइंटर लेते तो हमको क्या कर लेते, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर लेना पड़ता, एक फ्लोट टाइप का पॉइंटर लेना पड़ता, दो पॉइंटर को लेना पड़ता। हम उससे बेटर क्या किए, एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट कर दिए,
उससे बेटर हम एक वॉइड पॉइंटर क्रिएट कर दिए। अब हम उसके थ्रू क्या किए, एक बार हम उसमें इंटीजर वाला पार्ट को असाइन करवा दिए, जो इंटीजर वेरिएबल था उसका एड्रेस को असाइन करवा दिए, उस इंटीजर वेरिएबल को असाइन करवा के वर्क करके उसका रिजल्ट हम प्रिंट कर दिए। फिर उसी पॉइंटर में क्या किया, हम फ्लोट वाला को असाइन कर दिए और फिर वर्क कर दिए। तो यानी हम एक पॉइंटर से वॉइड पॉइंटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एक सिंगल पॉइंटर से हम मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं, या मल्टीपल टाइप्स ऑफ वेरिएबल पे ऑपरेशन हम कर सकते हैं। बात समझ में आया? हेलो, यस सर। तो ये हुआ कि अब इसका मतलब क्या है कि एक पॉइंटर वेरिएबल मेरा इंपॉर्टेंट है, या ये वॉइड पॉइंटर एक इंपॉर्टेंट है। शुरू में लग रहा था कि क्यों क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जब एग्जांपल देखे तो हमारा डाउट क्लियर हो गया कि हम क्यों कर रहे हैं पॉइंटर को। कि हमको अगर मान लो कोई एक ऑपरेशन करना है, कोई एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें मेरा क्या एक और वो प्रोग्राम हमको पॉइंटर के थ्रू लिखना है, एक प्रोग्राम लिखना है, वो प्रोग्राम हमको पॉइंटर के थ्रू लिखना है। अब उस प्रोग्राम में क्या है, हमको अलग अलग डाटा टाइप्स का वेरिएबल, अलग अलग डाटा टाइप्स का वेरिएबल है। तो हमको पता है कि हमको उस सबको करने के लिए अलग अलग डाटा टाइप्स का पॉइंटर लेना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, एक पॉइंटर, एक इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है वो सिर्फ एक इंटीजर टाइप ऑफ पॉइंटर में ही असाइन हो सकता है, एक फ्लोट वाला फ्लोट में ही हो सकता है। एक एरे का वेरिएबल हमको देख रहे थे असाइन करने के लिए, हमको क्या करना पड़ता था, पॉइंटर को भी एरे या तो बनाए, और नहीं तो अगर असाइन भी कर देते तो एरे का सिर्फ इनिशियल पोजीशन को स्टोर करता था, पूरे एरे का पोजीशन को नहीं स्टोर करता। तो अगर हम उससे बचने के लिए हम क्या किए कि हम एक ही पॉइंटर वॉइड के नाम का क्रिएट किए, और उससे हम सारा कुछ हर बार उसमें वैल्यू चेंज कर करके असाइन करवा के वर्क करते। ये वॉइड पॉइंटर का काम था। अब नल पॉइंटर है कि नल पॉइंटर कुछ नहीं पॉइंट करता है, तो नल पॉइंटर का हम देख लिए थे कि हम कब यूज करेंगे। नल पॉइंटर का हम यूज करेंगे कब, हमको डैंगलिंग पॉइंटर से बचना है। उसमें देखे हुए थे कि हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में जब वर्क हो जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं, नल पॉइंटर असाइन करवा देते हैं, उसको पॉइंटर को नल बना देते हैं। तो नल पॉइंटर का कंसेप्ट इसलिए आया कि हमको डैंगलिंग पॉइंटर का कंसेप्ट से बचने के लिए हम नल पॉइंटर का एक कंसेप्ट लाए। Null pointer is a pointer which is pointing to nothing. In case if we do not have address to assign to pointer, then we simply use null. अब अगर हमको क्या करें, किसी एड्रेस को हम पॉइंटर नहीं देते तो वो नल होगा। देखो इसका वैल्यू क्या है नल। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ आता है कि नल और अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर में क्या है डिफरेंस। अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर स्टोर एन अनडिफाइंड वैल्यू। एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर क्या करेगा, कोई भी अनडिफाइंड वैल्यू को लेगा, लेकिन null pointer store a defined value, but one that is defined by environment to not be valid for any member of it. null अब क्या होगा कि एक null pointer भी तो मेरा किसी को अनइनिशियलाइज्ड वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, और एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर भी तो है, तो दोनों तो null को कर सकता है नहीं। एक अनइनिशियलाइज्ड पॉइंटर क्या कर रहा है, तुमको कोई अनडिफाइंड वैल्यू को ले रहा है, कोई गार्बेज वैल्यू को ले रहा है। लेकिन नल पॉइंटर क्या कर रहा है, कोई एक डिफाइंड वैल्यू को ले तो रहा है, लेकिन उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। वो डिफाइंड वैल्यू को ले रहा है लेकिन उसका क्या है, एग्जिस्टेंस नहीं है। उसी टाइप से नल और वॉइड पॉइंटर की, नल पॉइंटर इज वैल्यू व्हाइल वॉइड पॉइंटर इज टाइप। नल पॉइंटर का होगा कि नल पॉइंटर भी तो कुछ नहीं ले रहा, वॉइड पॉइंटर भी कुछ नहीं ले रहा, फिर अंतर क्या है। तो नल पॉइंटर क्या है, एक वैल्यू है, नल एक वैल्यू है तुम्हारा। पॉइंटर के केस में नल क्या एक वैल्यू है, हाँ उसका भले कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लेकिन वो एक वैल्यू है। लेकिन वॉइड क्या है, वॉइड पॉइंटर एक टाइप है, पॉइंटर का एक टाइप है जिसका क्या डाटा टाइप वॉइड है। तो ओवरऑल ये था, इतना समझ में आया? यस सर। अब एक लास्ट छोटा सा बचा, इतना इस छोटा सा के बाद हम क्या करेंगे, सारे को क्लोज अप करके बंद करेंगे। पॉइंटर को आज के लिए हम बंद करेंगे, इसको क्लोज अप लास्ट। वाइल पॉइंटर क्या है, a pointer which has not been initialized to anything, not even null is known as while pointer। अब देखे थे कि हम क्या है, पॉइंटर के केस में हम क्या की, अगर मान लो पॉइंटर को हम कुछ नहीं इनिशियलाइज करते हैं तो वो पॉइंटर को कुछ नहीं, पॉइंटर को अगर नल इनिशियलाइज करवा देते हैं तो वो नल पॉइंटर हो गया। पॉइंटर को कुछ नहीं इनिशियलाइज करवाते हैं तो वो अनइनिशियलाइज पॉइंटर है। या उसको पॉइंटर को अगर हम वॉइड से डाटा टाइप से स्टार्ट करते हैं तो वो वॉइड पॉइंटर हो गया। लेकिन एक वाइल्ड पॉइंटर क्या है, वाइल्ड पॉइंटर ये हुआ कि एक पॉइंटर है जिसको कुछ नहीं इनिशियलाइज किया गया है, उसको ना ही नल
ना नल इनिशियलाइज किया गया, ना उसको देखो यहाँ वाइल पॉइंटर क्या है, वाइल पॉइंटर एक टाइप पॉइंटर का टाइप्स है जो कि है क्या, ना नल है और उसको कुछ भी नहीं इनिशियलाइज किया। अब कुछ नहीं इनिशियलाइज किया गया तो वो क्या करेगा, एक वाइल्ड टाइप का बिहेवियर करेगा। वाइल्ड टाइप का बिहेवियर करने का मतलब क्या, जैसे एक जंगली का क्या बिहेवियर रहता है, उसका कोई नहीं, कभी कुछ करता है कभी कुछ करता है। तो वैसे पॉइंट वाइल्ड पॉइंटर कहने का मतलब होगा कि वाइल्ड पॉइंटर क्या है, एक पॉइंटर है जो कभी किसी और एड्रेस को दिखाएगा, कभी किसी एड्रेस को दिखाएगा, कुछ नहीं है। उसके बाद कह रहा है द पॉइंटर में बी इनिशियलाइज टू नॉन नल गार्बेज वैल्यू विच इज नॉट ए वैलिड एड्रेस। अब नॉन नल जब कुछ नहीं दिखाएगा तो वो क्या दिखाएगा, गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। गार्बेज वैल्यू कोई वैलिड एड्रेस है नहीं, इस केस में क्या वाइल्ड पॉइंटर वैल्यू है। अब ये है कि वाइल्ड पॉइंटर एक था तुम्हारा नल पॉइंटर और वाइल्ड पॉइंटर, दोनों में क्या थी वाइल्ड पॉइंटर। ये तो वाइल्ड पॉइंटर क्या है, वाइल्ड पॉइंटर एक टाइप है, जबकि वाइल्ड पॉइंटर क्या है, एक तुम्हारा वाइल्ड पॉइंटर भी टाइप है। अंतर क्या है कि वाइल्ड पॉइंटर में हम डाटा टाइप से पॉइंटर का टाइप ही हम ले रहे थे, डाटा टाइप भी वॉइड ले रहे हैं, वो किसी को पॉइंट नहीं कर रहा। लेकिन वाइल्ड पॉइंटर में हम क्या करेंगे, देखो डाटा टाइप उसका वॉइड नहीं ले रहे, इंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, फ्लोट ले रहे हैं। डाटा टाइप उसका एन कैट फ्लोट ले रहे हैं, उसमें को वैल्यू दे दिए, और वैल्यू जब दे दिए तो जब तक वैल्यू को इनिशियलाइज ना किए हैं उसमें, मतलब उस अति में जब तक उस पॉइंटर में कोई भी हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं किया, तब तक वो क्या है, वाइल्ड पॉइंटर है। तो हम कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट पॉइंटर कोई भी जो क्रिएट होता है थी में, तो वो क्या रहता है, एक वाइल्ड पॉइंटर रहता है। जब वाइल्ड पॉइंटर रहता है, जब जो भी हम बाय डिफॉल्ट अगर पॉइंटर क्रिएट करते हैं, जब तक उसमें किसी भी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर नहीं करते, तब तक वो क्या रहता है, वाइल्ड पॉइंटर रहता है। तो यही वाइल्ड पॉइंटर है। अब जैसे इसमें क्या है, एक ये देखो स्टार पी है, वो ये वाइल्ड पॉइंटर। जब इसमें हम x इक्वल टू 10 था, x का वैल्यू कर देते हैं, वाइल्ड पॉइंटर न रखे क्या होगा, इंट पॉइंटर बन गया। तो यही है वाइल्ड पॉइंटर का कांसेप्ट, कि एक ऐसा पॉइंटर जिसको हम इनिशियलाइज करें, लेकिन उसमें कोई भी हम तो फिक्स एड्रेस को ना स्टोर करें। तो जब एड्रेस को ना स्टोर करे वैल्यू को, तो वो किसी भी एड्रेस को पॉइंट करेगा। अब किसी भी एड्रेस को पॉइंट करेगा तो वो क्या करेगा कि, तो वो कुछ भी यदि बिहेवियर शो करेगा इसको एक, इसलिए उसको एक हम क्या करेंगे, वाइल्ड पॉइंटर करेंगे। तो यही था वाइल्ड पॉइंटर का कंसेप्ट।